हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में आज की फिजिक्स की क्लास में जो है वीडियो नंबर 6 होने जा रहा है। और जो 5वीं क्लास थी फिजिक्स की, उस क्लास में हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें देखी थी जो कि एग्जाम के उद्देश्य से उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन आज की क्लास के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो जो लोग ये वीडियो देखने जा रहे हैं वो लोग इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वो लोग जो वीडियो 5 है वो देखे हैं या नहीं देखे हैं, क्योंकि अगर वीडियो 5 देखे होंगे तो इसमें जितने भी टर्म आएंगे वो सब समझ में आएंगे, ये थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग जो है चुंबकीय द्विध्रुव, ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक टॉपिक था धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ व्यवहार, है ना। ये सब लोग बातचीत जो है चर्चा किए थे। क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव होता है कि अगर कोई दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य वाले ध्रुव हैं, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य वाले ध्रुव हैं और अपने से कुछ दूरी पर और विजातीय प्रकृति के हैं, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य वाले ध्रुव हैं और विजातीय प्रकृति के हैं, उनके बीच कुछ न कुछ दूरी है, तो ऐसे युक्ति को क्या कह रहे थे, चुंबकीय द्विध्रुव कह रहे थे। एग्जाम्पल क्या था इसका, ध्रुव सामर्थ्य किसे दिखा रहे थे, यम से, और नॉर्थ वाले को प्लस यम से, साउथ वाले को माइनस यम से। ठीक है, ये जो है दिखा रहे थे। और चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई होती है 5/6 गुणे चुंबक की कुल लंबाई, चुंबक की कुल लंबाई क्या होता है ये, चुंबक की कौन सी लंबाई, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 चुंबक की कुल लंबाई, है ना। प्रभावी लंबाई का मतलब ये होता है, ये चुंबक का जो ये ध्रुव है ना, ये बिल्कुल किनारे किनारे नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा किनारे से हट करके होता है। तो जो प्रभावी लंबाई होती है वो ध्रुव से ध्रुव के बीच की दूरी होती है, कुल लंबाई इस सिरे से इस सिरे के बीच की दूरी होती है, और प्रभावी लंबाई ध्रुव से ध्रुव के बीच की दूरी। तो ध्रुव से ध्रुव के बीच की दूरी जो प्रभावी लंबाई वो कितनी होती है, 5/6 गुणे चुंबक की कुल लंबाई। इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ऐसे युक्ति को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखिए, दंड चुंबक, ये खुद क्या है, दंड चुंबक है। इसके बाद हम क्या देखे थे, धारा लूप। एक और चीज हम लोग देख रहे थे, धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव को मापने के लिए, चुंबकीय द्विध्रुव को मापने के लिए किस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव को मापने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग करते हैं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव को मापने के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग करते हैं, वैसे चुंबकीय द्विध्रुव को मापने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग करते हैं। वेक्टर यम से दिखाते हैं कितना होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो दंड चुंबक होता है उसके लिए होता है यम इंटू 2 एन कैप, है ना। वेक्टर यम बराबर यम इंटू 2 एन कैप, और मात्रक था इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये दंड चुंबक के लिए होता है। लेकिन फिर हम लोग इसके आगे टॉपिक पढ़े थे, धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ व्यवहार। तो धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ जो व्यवहार देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो धारा लूप होता है उसका चुंबकीय द्विध्रुव कितना होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। तो धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लोगों ने देखा था M=NIA, वेक्टर M=NIA, जहाँ पे n क्या है, धारा लूप है ना। तो धारा लूप पर फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, I क्या उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, A क्या है, क्षेत्रफल है ना। A इस लूप का क्षेत्रफल है। तो वेक्टर M=NIA। और साथ में ये भी देखा था कि अगर कोई धारावाही लूप है, धारावाही लूप में अगर धारा हमको नजदीक से जाकर देखने पर क्लॉकवाइज दिख रही है तब वो साउथ पोल बनाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज धारा दिख रही है ना, अगर क्लॉकवाइज दिख रही है तो साउथ पोल बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो नॉर्थ पोल बनाएगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत चर्चा हम लोग किए थे। तो आज पढ़ने वाले हैं, तो इसे थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, और जो सबसे पहला टॉपिक है वो है किसी परमाणु में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो मान लेते हैं कि कोई जो है परमाणु है, उसका नाभिक है ना, और परमाणु क्रमांक Z है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है? Z, एटॉमिक नंबर Z। और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। माना Z परमाणु क्रमांक का एक परमाणु है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक जो है परमाणु है, तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि उसके भीतर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन धनावेशित होता है। ठीक है, इसके बाहर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगा रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, किस वेग से? v वेग से, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है v वेग से। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक आवेश है। इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, और ये आवेश जब गोल गोल गति करेगा v वेग से, और ये v ना बहुत ज्यादा होता है ना, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये घूमेगा इतने वेग से, इतनी तेजी से, तो इसकी विपरीत दिशा में क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई आवेश गति करता है तो उसकी आवेश गति करता है तो धारा बहती है, लेकिन अगर ऋणावेशित आवेश है तो उसके विपरीत धारा बहती है, और धनावेशित आवेश तो उसकी दिशा में धारा बहती है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन कैसे है? इस तरह घूम रहा है, तो धारा ऐसे बहेगी, है ना। तो धारा जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहेगी, इस तरह से। ठीक है, तो माना Z परमाणु क्रमांक का एक परमाणु जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन v वेग से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। v वेग से, अब ये जो नाभिक है, नाभिक से इसकी त्रिज्या ना r मान लेते हैं। ठीक है, तो चारों v वेग से
आर त्रिज्या की कक्षा में, आर त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। भी वेग से आर त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है। तो अगर ये चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, धारा ऐसे बह रही होगी। अगर धारा इस तरह से बह रही है तो ये क्या बना, बताओ ये क्या बना, धारा लूप बना कि नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, धारा उसके विपरीत बहेगी, तो क्या है ये धारा लूप है। और अगर धारा लूप है तो वो धारा लूप अभी हम लोग पढ़े हैं ना पिछले टॉपिक में कि धारा लूप कैसा व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करता है, नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं उसमें ना। तो धारा लूप कैसा व्यवहार करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा। और अगर चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसका NIA, ठीक है ना, NIA। तो वही हम पढ़ रहे हैं, परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यही पढ़ रहे हैं। तो आर त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा I बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, Q/T। धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। और यहाँ पर Q बराबर कितना है, यहाँ पर Q बराबर है, आवेश कितना है E। तो अतः I = कितना हो जाएगा, E/T। समीकरण नंबर 1, E/T, है ना। तो धारा बराबर क्या हो गया, Q/T। और T क्या होगा, T होगा एक चक्कर, ये जो धारा बन रहा है कितने चक्कर में बन रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाया होगा तब धारा लूप बना होगा ना। धारा लूप का मतलब धारा ऐसे बह रही है, तो एक जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया होगा तब धारा लूप बना होगा, है ना। तो जब धारा इस तरह से बही होगी तो समय कितना लगा होगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, आवर्तकाल T बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के 4। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी बटा के 4। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी त्रिज्या R है। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर। और परिधि कितनी होगी इसकी, 2πr, परिधि होगी 2πr बटा के किस वेग से घूम रहा है, v वेग से घूम रहा है। तो T = 2πr बटा के v, समीकरण नंबर 2। अब इसका मान इसमें भर दो, है ना, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, I बराबर, तो I बराबर हो जाएगा E/T। तो E/T, T का मान कितना है 2πr बटा के v, चला जाएगा ऊपर, भी चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो EV बटा के 2πr, ये I का मान आया, ठीक है, I का मान आया। अब हमें क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है ना। तो धारा का ना मान आया, हमें क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम निकालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर यम बराबर कितना, NIA। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर यम बराबर NIA। और वेक्टर यम बराबर क्या होता है, NIA। n क्या है, फेरों की संख्या। यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है, तो n का मान 1 हो गया। तो यम बराबर कितना हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा, n का मान 1 हो गया, I का मान ये रहा, EV बटा के 2πr, ये हो गया I का मान। A क्या होगा, A होगा इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr², त्रिज्या r है, तो कितना हो जाएगा πr²। r से r कट गया, पाई से पाई कट गया,
कितना मिला वेक्टर यम बराबर, वेक्टर यम बराबर मिला EVR/2, EVR/2। ठीक है ना, याद रखना ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर सवाल आता है बोर्ड पेपर में। ठीक है ना, ये ऐसा फार्मूला है जिस पर सवाल आ जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता कि सवाल इसी फार्मूले पर आई है। ठीक है, क्योंकि इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो इसका डेरिवेशन कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पर सवाल अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो EVR/2, तो ये है परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, EVR/2। ठीक, इसमें एक और चीज थोड़ी है, देख लो वो भी, है ना, उतार लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेकर उतार लेना। वेक्टर यम बराबर EVR/2। अब हम जानते हैं, एक हम लोग पढ़े थे बोर का नियम, कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2 है ना। बोर का पॉइंट नंबर, बोर के परमाणु मॉडल का पॉइंट नंबर 2। ठीक है, 11th में पढ़े थे हम लोग, बहुत पढ़े थे, क्लास 12th में भी है परमाणु संरचना में। तो वेक्टर यम बराबर EVR/2, तो EVR है, एक काम करो, ऊपर और नीचे यम से गुणा कर दो, द्रव्यमान से, m द्रव्यमान से गुणा कर दो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से गुणा कर दो, तो वेक्टर यम बराबर कितना हो जाएगा, E इसको लिख सकते हैं MVR/2m। अब MVR क्या होता है पता है, क्लास 11 में पढ़ा था। MV क्या होता है, MV होता है P, क्या होता है MVP, संवेग कहते हैं इसको। लेकिन MVR क्या होता है, जब त्रिज्या बढ़ता है तो इसको कहते हैं हम लोग J, कोणीय संवेग, याद है, कोणीय संवेग कहते हैं इसको, MVR को। ठीक है, तो वेक्टर यम बराबर E, ये किसका मान हो जाएगा, कोणीय संवेग का, EJ/2m, 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 जहां इलेक्ट्रॉन का नहीं, जहां J बराबर MVR क्या है, ये कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ठीक है, तो वेक्टर यम बराबर EJ/2m, एक ये भी फॉर्मूला यूज होता है, ये तो यूज सबसे मेन ये है, इसके बाद ये। अब इलेक्ट्रॉन बोर के सिद्धांत से, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार J बराबर क्या होता है, NH/2, जहाँ H क्या है, प्लांक नियतांक, N क्या है, कक्षा की संख्या, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो J बराबर NH/2 होता है। अतः वेक्टर यम बराबर क्या हो जाएगा, J का मान भर देंगे हम NH/2, ये पहले से यम है, 2 गुना के कितना हो जाएगा, 4πm, तो ENH/4πm, वेक्टर यम बराबर ENH/4πm, एक ये भी फार्मूला है ना, ये भी फार्मूला है। E का मान पता है, N का मान अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो 1 हो जाएगा, H का मान प्लांक नियतांक का मान रख दोगे, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो क्या निकल के आ जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल के आ जाएगा, इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो है मेन फार्मूला ये है, इसी का बदला हुआ रूप ये है, इसी का बदला हुआ रूप ये है। ठीक है, तो तीनों फार्मूले जो इस तरह से याद कर लो इसको, और डेरिवेशन भी कर लो ध्यान से। ठीक, तो ये खत्म हो गया किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, उतार लो इसे, मिटा रहे हैं, है ना। क्या बताया हमने, भाई इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके विपरीत क्या बनेगा, धारा लूप बनेगा, धारा लूप बनेगा, धारा का मान कितना होगा, I=Q/T से निकाल लेंगे। T क्या होगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यानी आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल बराबर दूरी बटा के चाल, तो दूरी कितना होगा, एक चक्कर में पूरा करने में लगा समय,
बटा के 4 भी, तो वहाँ से किसका मान आ जाएगा, टी का मान भर दोगे, आई का मान निकल गया, आई का मान निकल गया तो ये कैसा व्यवहार कर रहा है, धारा लूप की तरह। धारा लूप कैसा होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो उसका क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे, किस फार्मूले से, M=NIA से। तो n का मान 1, आई का मान अभी निकाले वो भर देंगे, a का मान πr² भर के काट पीट देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया तो ये आ गया, ये आ गया, है ना। ठीक है, अगला टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके दो पॉइंट हैं, एक है अच्छी स्थिति में, और इसके दूसरा पॉइंट है निरक्षी स्थिति में। इन एक्सियल पोजीशन, है ना, इन एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति में, और दूसरा है इन इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षी स्थिति में। ठीक है, तो दो कंडीशन में निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना लेना, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इस पर उसमें फर्स्ट हेडिंग बना लो, अच्छी स्थिति में। ठीक है, वीडियो को जो है पॉज करके लिख लिया करो, नोट कर लिया करो सारे पॉइंट। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग बनाने जा रहे हैं अच्छी स्थिति में। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, पीछे पढ़ा होगा, है पीछे पढ़ा हुआ कुछ याद आ रहा है। अच्छी स्थिति में ये हम लोग पढ़े हैं ना पीछे भी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, है ना, अच्छी स्थिति में और अच्छी स्थिति में, याद है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे ही है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति में E बराबर कितना आया था, 2p/4πε0r³ आया था अच्छी स्थिति में। निरक्षी में E=p/4πε0r³ आया था। ठीक है, तो बस यही तो है, ये अच्छी स्थिति में आया था, ये निरक्षी में आया था। अब इसमें क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के नहीं कारण नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ पे P है, वहां पे क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। बस ये फार्मूला मिलेगा अच्छी स्थिति में, और ये फार्मूला मिलेगा निरक्षी स्थिति में। तो फार्मूला याद करने का टेंशन नहीं है, और डेरिवेशन भी बिल्कुल याद करने का टेंशन नहीं। डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे फिगर उसका बना था ना, एक तो चित्र बना था, वैसे इसका भी चित्र बनेगा। डेरिवेशन भी वैसे ही होगा, वैसे ही डेरिवेशन होगा। ठीक है, अच्छी स्थिति में। तो मान लेते हैं कि एक चुंबक है हमारे पास, ठीक है, एक चुंबक है हमारे पास, उसका साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है। मान लेते हैं चुंबक हमारे पास, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ। यहाँ पे नॉर्थ है तो हमें पता है कि नॉर्थ का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है वो कितना होता है, +m होता है। तो नॉर्थ का ध्रुव सामर्थ्य +m, साउथ का ध्रुव सामर्थ्य -m। ठीक है, और इनके बीच की दूरी पता है ना, प्रभावी लंबाई क्या होती है, 2l। और ये इसका क्या हो गया, मिड पोजीशन O,
मिड पोजीशन, मध्य बिंदु O, है ना। इनके बीच की दूरी ये 2l, ये मिड पोजीशन O, इसका ध्रुव सामर्थ्य -m, इसका +m। और क्या करना है, इसके ध्रुव सामर्थ्य, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से, है ना, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, O से r दूरी पर, है ना, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बात को ध्यान से समझो, चित्र को देखो, ठीक है। इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे और क्या किए थे हम लोग, याद है उसमें क्या किए थे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से, है ना, ये वाली दूरी निकाल लेंगे, फिर यहाँ से ये वाली दूरी निकाल लेंगे, है ना। तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये वाली देखो, ये 2l है, तो 2l है तो ये कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, l। भाई ये 2l है तो इसका आधा कितना होगा, l होगा। तो ये हो गया l, और ये पूरा कितना हो गया p, हमें ये निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक है l, पूरा है r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो r में से l माइनस कर, तो ये निकल जाएगा, तो r माइनस l, यानी जो ये दूरी है वो कितनी होगी, r माइनस l, है ना। और ये दूरी निकालनी है, तो ये r हो गया, ये l हो गया, तो r और l जोड़ दो, ये निकल जाएगा, तो r प्लस l, ठीक है। निकल गई सारी दूरियां, है ना। करेंगे क्या, हमें यहाँ पर निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव, तो क्या करेंगे, कैसे निकालते, वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव नहीं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। क्या किए थे पीछे हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए थे, फिर इसके कारण निकाल लिए थे, फिर दोनों का सदिश योग कर दिए थे, यही काम किए थे ना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ठीक है। इसके कारण निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसके कारण निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, फिर दोनों को क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे आवेश होता, मान लो -q, है ना, +q, बिंदु P, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किस फार्मूले से निकालते थे, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर निकालते थे किस फार्मूले से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², इसी फार्मूले से निकालते थे ना, याद है। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², विद्युत क्षेत्र का सूत्र। लेकिन हमें क्या करना है, इस ध्रुव सामर्थ्य के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इतना होता है, लेकिन इस ध्रुव सामर्थ्य के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे दिखाते हैं, B से दिखाते हैं, यहाँ पे नियतांक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियतांक क्या होता है, μ0/4 पाई, है ना। भाई देखो, विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र चाहिए हमको, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमें चाहिए ना। और चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं, लेकिन जो फार्मूला यहाँ हो सकता है वो फार्मूला भी नहीं पढ़े हो तुम लोग, और वो फार्मूला हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो फार्मूला केवल हम इस फार्मूले को फील करके लिखेंगे। बात को ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने फार्मूला अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बायो-सेवर्ट के नियम, एम्पियर के परिपथी नियम से बहुत सारे फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला यूज होने वाला है वो फार्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब उस फार्मूले को हम लोग कैसे निकालेंगे, उस फार्मूले को हम इस फार्मूले की सहायता से निकालेंगे, है ना। तो ये फार्मूला होता है किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र के लिए। अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो अगर तुम लोग दोनों चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में अंतर देखोगे, तो जहां जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वहां पर क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई। इसमें नियतांक क्या चलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें नियतांक क्या चलता है, μ0/4 पाई, लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या होता है, Q, लेकिन यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य है, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, m/r²। तो ये होगा वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र।
और ये जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है वो इसका नियमन हमने नहीं किया हुआ है, बस इसको फील करके इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जानते हैं क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं एनोलॉगी, एनोलॉगी कहते हैं, सादृश्यता, हिंदी में इसको कहते हैं सादृश्यता, मतलब जैसा ये वैसा ये, ठीक। कुछ चीजें होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ना बिल्कुल कॉमन होती हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, जहाँ आवेश वहाँ पे ध्रुव आ जाता है ना। वहाँ वैद्युत क्षेत्र यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ वैद्युत बल यहाँ चुंबकीय बल होता है, ठीक है। वहाँ वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव है। इसे क्या कहते हैं, एनालॉगी कहते हैं, मतलब मिलता जुलता है, जैसे ये वैसे ही। तो इस फार्मूले को फिल करके ये हमने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। तो याद रखना ये फार्मूला किसके लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये वाला फार्मूला। तो हम लिखते हैं, देखो हम, है ना, पहले माना वाला भाग लिख लेते हैं, फिर डेरिवेशन करेंगे। माना 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 2L प्रभावी लंबाई का एक दंड चुंबक, दंड चुंबक की जगह आप लोग चुंबकीय द्विध्रुव भी लिख सकते हो, क्योंकि दंड चुंबक कैसा व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। माना 2L प्रभावी लंबाई का एक दंड चुंबक जिसके नॉर्थ व साउथ ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य क्रमशः, ठीक है, नॉर्थ व साउथ ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य क्रमशः +m तथा -m है, +m तथा -m है ना, +m तथा -m। इसका साम्य बिंदु या मध्य बिंदु या साम्य बिंदु, इसका साम्य बिंदु O है, ठीक है, साम्य बिंदु O है। O से R दूरी पर स्थित, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर R दूरी, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये फार्मूला लिख लेना तुम लोग कहीं पे, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। B = 2 × 4πm/r²। अब निकाल लेंगे N से P की दूरी, N से P की दूरी, तो N से P की दूरी कितनी आई है, R - L। S से P की दूरी बराबर कितना आया है, R + L, ठीक है। इतना जो है लिख लो, इतना उतार लो, माना वाना वगैरह। बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन होता है जैसे आप लोग वैद्युत क्षेत्र का किए हो, कोई अंतर नहीं है ना। अब निकालेंगे नॉर्थ ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर वेक्टर B1 लिख लो, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि हो, सदिश राशि होती है ना, तो वेक्टर B1। N ध्रुव के कारण, नॉर्थ ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, फार्मूला भी पढ़े हैं, B = μ0/4πm/r²। लगाओ फार्मूला, एक्सक्यूज मी, ठीक है, μ0/4πm/r²। तो m तो रहेगा, लेकिन r कितना है, तो r है N से P की दूरी कितनी, R - L है ना, तो नीचे जो है क्या हो जाएगा, R - L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, R - L का होल स्क्वायर, B1 बराबर
ऐसे ही निकाल लो। अच्छा दिशा क्या होगी, सॉरी दिशा किधर होगी इस चुंबकीय क्षेत्र की, तो नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ पोल के कारण किधर होता है चुंबकीय क्षेत्र, बाहर की ओर। तो ये किसके कारण होगा, ये दिशा हो गया किसका, B1 का, बाहर की ओर। समझ रहे हो कि नहीं भाई, तुम लोग पढ़े हो ना कि ये नॉर्थ से किधर होता है चुंबकीय क्षेत्र, बाहर निकलते हुए, तो किधर होगा दिशा, बाहर की ओर होगा। सिंपल सी बात है। तो लिख लोगे बाहर की ओर, ब्रैकेट में बाहर की ओर, समीकरण नंबर 1। फिर लिख लो यस ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, वही चीज यम भी वही होगा, लेकिन अब यस से P की दूरी कितनी है, R प्लस यल, तो जहां R माइनस यल लिखे थे ना, वहां लिख दोगे R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। और यस के कारण किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे अंदर की ओर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये B1 का मान, ये B2 का मान, दोनों की दिशा भी निकल गई। B1 किधर है, बाहर की ओर, और B2 किधर है, अंदर की ओर। B2 अंदर की ओर, B1 बाहर की ओर। ठीक है, मिटा रहे इसको। अब ये चित्र कंप्लीट है, चित्र पूरा बना लेना तुम लोग ध्यान से। तो B1 का मान आ गया, B2 का मान आ गया, लेकिन हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, परिणामी निकालना है। तो B1 बाहर, B2 अंदर, तो नेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2, है ना। लिखेंगे बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे वेक्टर B बराबर वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब। लेकिन जब स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो B बराबर B1 माइनस B2, ठीक है। तो B बराबर B1 का मान ये है म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस B2 का मान ये है म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। B बराबर, अब इसमें कॉमन है, देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई यम कॉमन है, ले लो कॉमन, म्यू नॉट अपान 4 पाई और यम भी कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम, इसको सॉल्व यहाँ किसको यहाँ हो जाएगा, तो R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर बटा के R माइनस यल का होल स्क्वायर गुणे R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, कर लो कैलकुलेशन, खत्म, डेरिवेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम, इसका फार्मूला पढ़े हो A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A और माइनस बीच में चिन्ह है, तो इसको हल करोगे तो 4RL आएगा। एक फार्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4A, यहाँ क्या हो जाएगा 4RL। नीचे देखो ये भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये R माइनस यल R प्लस यल पूरे का होल स्क्वायर, तो R माइनस यल R प्लस यल क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, A प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। भाई देखो ये वाला होल स्क्वायर ये हो गया A माइनस बी A प्लस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, देखो अब इस चीज को हम थोड़ा सा तोड़ करके लिख रहे हैं 4RL को, यम रहने दो, इस 4 में से 2 ले लो और यल ले लो, 4 में से 2 और यल ले लो, 4 में से 2 तो कितना बचा, अभी 2 बचा और R बचा, बटा के
आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का समझ में आया बच्चों। बी बराबर यम इंटू टू यल क्या होता है, पढ़े हैं ना। यम इंटू टू यल क्या होता है, दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यम इंटू टू यल दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना किसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। तो बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई एम, और ये कितना बचा 2r, एम 2r बटा के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आएगा नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान। लेकिन जो ये आया है नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान, अभी इसमें थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, है ना। देखने में अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। क्या इजी करेंगे, देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो यल है ना, ये जो यल है वो छोटा होता है। चुंबक की लंबाई इतनी, इतना बड़ा चुंबक लोगे, इतना बड़ा चुंबक लोगे, लेकिन जो चुंबकीय तो निकालना होता है दूर निकालना होता है। तो दूरी की तुलना में जो चुंबक की लंबाई होती है बहुत छोटी होती है। तो जब दूरी की लंबाई आर की तुलना में यल का मान जब बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे हम यल को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि आर इज ग्रेटर देन यल, है ना, इसलिए आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। आर इज ग्रेटर देन यल, तो आर स्क्वायर माइनस यल, आर स्क्वायर में से घटाओगे यल स्क्वायर को, तब आर स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो जो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है वो किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। तो बी, अतः बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई यम इंटू 2r, ये तो है, बटा के नीचे जो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर उसका मान कितना, आर स्क्वायर भर देंगे, और आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, एक ठो आर कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, आर क्यूब मिलेगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऊपर से क्या मिला 2m, बटा के नीचे क्या मिला आर क्यूब। ये है फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, ये आया था। वैद्युत ध्रुव के कारण क्या आता है, अच्छी स्थिति में याद है, आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। और यहाँ पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/4 पाई, p की जगह क्या हो गया, यम हो गया है, बस b का मान वो e का मान था। ठीक तो ये फॉर्मूला है किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। डेरिवेशन इसका कर लो अच्छे से, ठीक है, डेरिवेशन कर लो इसका अच्छे से। अब जो है वो क्या है, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में जो निरक्षीय स्थिति में है उसका डेरिवेशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और लंबी वीडियो आप लोगों को देखना पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है रील देखना पसंद करती है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड की, है ना। तो आप लोगों को रील चाहिए, और हम रील में पढ़ा नहीं सकते कि भाई 15 सेकेंड में ऐसी कौन सी वीडियो बना दें कि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो जो वीडियो होते हैं सही लंबे होते हैं, 40 मिनट 45 मिनट के होते ही होते हैं। और आप लोग ध्यान से पढ़ाई करो, है ना। अब एग्जाम बहुत करीब आ गया है, अच्छे से पढ़ाई करो। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। इसके आगे जो है कल पढ़ने वाले अच्छी स्थिति में और जो 1-2 टॉपिक और लेके साथ में आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर तुम लोगों का आप जो है 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।